1 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एंड इट वाज अबाउट माय सीएसआईआर नेट जर्नी एंड हाउ आई एंडेड अप टू क्लियर दिस एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड उस वीडियो पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं एंड यू गाइस आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट फ्रॉम वेयर आई प्रिपेयर्ड एंड व्हाट वाज माय टाइम टेबल एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड. So hi everyone, myself Pooja. I'm a research scholar and this is the 4th year of my PhD. So today I finally decide to make a long format video to answer all of your questions. तो शुरू से शुरू करते हैं. मैंने अपने 12th 2014 में बायोलॉजी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है एंड 12th के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप नीट के लिए प्रिपेयर करो एंड मेडिकल लाइन में जाओ, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप बैचलर्स करो. आप बैचलर बहुत सारे सब्जेक्ट में कर सकते हो आप. एंड जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी तो उस टाइम मैंने नहीं सोचा था, बट अब बाकी बच्चों की तरह मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था और उसको देने के बाद मुझे समझ आ गया कि वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें फ़िज़िक्स आती है एंड फ़िज़िक्स मेरी हमेशा से ही वीक रही है. मतलब पता नहीं, बट फ़िज़िक्स मुझसे नहीं हो पाता. एंड मेडिकल लाइन में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि कोई आके मुझे ये बोल दे कि मेरा नाखून टूट गया है तो अब उससे ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा है. मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मुझे क्यों बताया, अब मुझे पेन हो रहा है. तो मैंने अपनी बैचलर्स 2019 में कंप्लीट किया है विद द सब्जेक्ट जूलॉजी ऑनर्स. तो जब मैं बैचलर्स में गई तो उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसके बाद कौन से स्कोप होते हैं, कौन से नहीं होते. बट जब मैं अपने टीचर्स को देखती थी, जैसे वो आते थे पढ़ाते थे, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी. तो मैंने पता किया कि उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है नेट का, बट वहाँ पे भी मैं क्लियर नहीं थी कि सीएसआईआर नेट होता है या यूजीसी नेट होता है. उसके बाद 2019 में मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की. देन मैंने एक स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अपने मास्टर्स के लिए. मास्टर्स भी मैंने जूलॉजी सब्जेक्ट से ही किया है. तो मास्टर्स मेरी 2021 में कंप्लीट हुई थी. तो जब मैंने अपनी एमएससी में एडमिशन लिया तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर करना है. तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज देखने स्टार्ट करे यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे कोर्सेज जैसे अवेलेबल होते हैं इंस्टीट्यूट्स के, वो भी मैंने देखने शुरू. एंड मैंने अपनी स्टार्टिंग पाथ फाइंडर से की थी. मैंने पाथ फाइंडर में कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू करी थी, थोड़े थोड़े टॉपिक्स मैंने पढ़ने शुरू कर दिए. जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें तो मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की एंड कोई फॉर्म भी फिल नहीं किया था. एंड सेकेंड सेमेस्टर मेरा शुरू होता है 2020 में. तो उस टाइम पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए थे. देन उसकी वजह से हमारे जो एग्ज़ाम्स थे वो पोस्टपोन्ड हो गए थे. एंड एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर में मुझे पता चला कि एक डेजर्टेशन प्रोग्राम होता है जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है. उस प्रोजेक्ट पे आपको थीसिस सबमिट करनी होती है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके अंदर ये डेजर्टेशन प्रोग्राम होता है, बट हमारी यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे ये डेजर्टेशन प्रोग्राम नहीं था. हमारी यूनिवर्सिटी में नॉर्मल जो सेमेस्टर सिस्टम होता है वही था, बट मुझे इंटरेस्ट था तो मुझे वो चीज़ करनी थी. बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट होते हैं जो बाहर के बच्चों को भी डेजर्टेशन करवाते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है. अगर वो अलाउ करते हैं तो आप जाके अपना डेजर्टेशन कर सकते हो. तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया डेजर्टेशन प्रोग्राम के लिए. एंड क्योंकि उस टाइम पे कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, तो उस वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ही प्रोग्राम अपने बंद भी कर दिए थे. बट मेरा टीएचएसटीआई में डेजर्टेशन में एडमिशन हो गया था, तो 6 महीने के लिए मैं वहाँ पे चली गई थी. एंड वहाँ पे जाने के बाद मुझे पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि दिन में मेरी क्लासेस भी होती थी, असाइनमेंट्स भी होते थे, जो भी सेमिनार्स वगैरह हैं वो भी होते थे. साथ में मैं अपना जो प्रोजेक्ट है डेजर्टेशन का वो भी कर रही थी. तो थर्ड सेमेस्टर भी मेरा ऐसे चला. एंड जो मेरा थर्ड सेमेस्टर था वो 2020 दिसंबर में ख़त्म हुआ था. एंड उस टाइम पे भी सीएसआईआर ने कोई एग्ज़ाम नहीं लिया था, वो पोस्टपोन्ड हो गया था नेक्स्ट ईयर के लिए. सो ऐसे मेरा थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हो गया. एंड तो फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड करती थी मास्टर्स के बच्चों को, बट हमारे एग्ज़ाम्स होते थे. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स भी नहीं लिए, जैसे 10th 12th इनके भी एग्ज़ाम नहीं हुए थे. बट हमारी यूनिवर्सिटी में हम अपने लेक्चर ऑनलाइन लेते थे, बट हमारे एंड ऑफ द सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हम यूनिवर्सिटी में आके देते थे. 1 महीने यूनिवर्सिटी में रुकते थे, एग्ज़ाम देते थे, फिर घर चले जाते थे. फोर्थ सेमेस्टर में जब मैं घर चली गई उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना है और अपने सीएसआईआर की प्रिपरेशन करनी है. उसके बाद मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कोर्सेज भी देखे. देन उसमें से मैंने डिसाइड किया कि मुझे अनअकैडमी से एक कोर्स लेना है 1 साल का, एंड उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है. एंड अनअकैडमी का कोर्स लेने के बाद मैंने बहुत सारे टीचर्स की क्लासेस देखी, एक एक दो दो, एंड डिसाइड किया कि मुझे 2 टीचर्स के साथ जाना है. एक है ज्योति कुमारी मैम एंड दूसरे वीरेंद्रा सर. 6 यूनिट मैंने ज्योति कुमारी मैम से प्रिपेयर किया है. एंड टोटल 13 यूनिट थी, तो 7 यूनिट जो बच गई वो मैंने वीरेंद्रा सर से प्रिपेयर करी है.
बट ऑनेस्टली मैंने 13 यूनिट प्रिपेयर नहीं की। अच्छे से जो मैंने यूनिट प्रिपेयर किए हैं वो 7 से 8 यूनिट ही थी। बाकी के यूनिट मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपेयर की थी, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ी थी। जो कम्प्लीटली मैंने प्रिपेयर किए हैं हर एक चीज़ उस यूनिट की, वो 7 से 8 यूनिट थी। तो 6 यूनिट मैंने ज्योति कुमारी मैम से पढ़ी है और 7 यूनिट जो है वो मैंने वीरेंद्र सर से प्रिपेयर की। एक यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी, मे बी 9th यूनिट है, तो वो मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं की। उसको मैंने देखने की भी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो फैक्ट वाली चीज़ें याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वो कंप्लीटली मैंने उसको छोड़ दिया था। एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी इतनी अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई, क्योंकि एक तो हमारा सेमेस्टर सिस्टम था, तो हमें एग्ज़ाम देने थे जाके, एंड जो जून में एग्ज़ाम होने थे वो अगस्त में पोस्टपोन हो गए थे हमारे। और साथ में जो कोरोना वायरस था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। आसपास से इतनी बुरी खबरें आ रही थी कि इनके घर में इतने पॉजिटिव हैं, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग हॉस्पिटल में हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हैं, एंड बहुत ख़राब सिचुएशन थी उस टाइम पे। तो अपने आप को मेंटली कन्विंस करना पढ़ने के लिए, जबकि पता है कि कल पता नहीं क्या हो जाए, घर में क्या हो जाए या खुद को क्या हो जाए, पॉजिटिव आ गए तो इतनी ख़राब सिचुएशन थी ना उस टाइम पे कि मतलब पढ़ा ही नहीं जा रहा था। पढ़ने के लिए बैठते थे लेकिन फिर भी पूरे दिन न्यूज़ में ऐसी ऐसी खबरें हैं, इतने लोग मर गए, न्यू स्ट्रेन्स आ गए हैं, एंड बहुत बहुत मतलब एंड बहुत सिचुएशन ख़राब थी। अब CSIR ने जून में एग्ज़ाम नहीं लिया, उसको उन्होंने दिसंबर में पोस्टपोन किया हुआ था, तो सोचा दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड देन वो एग्ज़ाम देंगे। एंड उस टाइम पे CSIR ने फॉर्म भी निकाले थे, तो हमने फॉर्म फिल किया था, तो एक होप थी कि इस बार तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो हमारे एग्ज़ाम अगस्त में कंप्लीट हुए। उसके बाद हम घर आए और पढ़ना शुरू किया मैंने। अब ये भी नहीं पता था कि दिसंबर में होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर बार से वो पोस्टपोन ही कर रहे थे, तो वो फेथ वो ट्रस्ट नहीं था कि करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। एंड दिसंबर में एक और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मे बी मैं थोड़ा कम पढ़ पाई, क्योंकि दिसंबर में मेरी बहन की शादी थी। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स के बीच में उनके घर में कोई फंक्शन है, शादी है या रिपेयरिंग चल रही है, वो बच्चे इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपके घर में शादी है, चाहे वो आपकी ना हो, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व रहना पड़ता है, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो। तो मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। एक तो कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है ढंग पे शादी के माहौल की वजह से, तो वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई थी एंड फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे। लेकिन फिर भी मैं साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, तो लगभग मैंने 6-7 यूनिट ऐसी थी जो मैंने कम्प्लीटली अपनी प्रिपेयर कर ली थी। और दिसंबर के एंड तक हमें पता चल गया था कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो फ़ैब में होना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी, लाइब्रेरी में जाके अपना सुबह जाऊँगी और शाम तक पढ़ूँगी। बट मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं लाइब्रेरी में बैठ के नहीं पढ़ सकती। मतलब लाइब्रेरी में जाते ही जब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है, तो लाइब्रेरी में बैठ के तो नहीं पढ़ सकती थी। देन मैंने डिसाइड किया कि 1 महीने के लिए मुझे यहाँ से तो कहीं जाना है। तो मैंने अपनी फैमिली से बात करी और डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली जाना है 1 महीने के लिए। मैं अपना सारा सामान लेके, अपनी बुक्स लेके और दिल्ली चली गई। जब मैं दिल्ली गई तो मैंने वहाँ पे 1 BHK अपने लिए 1 महीने के लिए बुक कराया था। एंड वहाँ पे मुझे अभी भी याद है, मैं सुबह अराउंड 8 बजे के आसपास उठती थी और रात को 1-2 बजे तक मैं पढ़ती थी। मुझे पता होता था कि आज मुझे ये पढ़ना है, तो 1 महीने तक मेरा यही रूटीन था, सेम। कुछ भी चेंज नहीं, ना मैं बाहर जाती थी। अगर मुझे कुछ खाना होता था या मूड ठीक नहीं है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, तो मैं कुछ अच्छा सा खाने के लिए बाहर चली जाती थी। नहीं तो मैंने टिफ़िन लगवाया हुआ था, टिफ़िन वाला आता था, टिफ़िन देता था। बस मैं खाने के लिए उठती थी, खाती थी, वापस से पढ़ने बैठ जाती थी। तो वो जो 1 महीना था ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था मेरा। मतलब पढ़ाई के अलावा उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा। कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ भी नहीं सोचती थी मैं। ना अपनी फैमिली के बारे में सोचती थी, ना किसी और के बारे में, ना फ्रेंड्स के बारे में। फ्रेंड्स से तो बात ही बंद हो गई थी। मतलब कभी ऐसा होता था कि 2-3 दिन में एक बार बात हो गई, और वो भी सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दैट्स इट। तो 1 महीना वो मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। मैं छोटे छोटे नोट्स बना के रखती थी, मैंने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हुए थे। देन उनको रिवाइज़ करना शुरू किया था। एंड जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती थी ना, उनको मैं एक पेपर पे लिख के और अपनी दीवार पे चिपका देती थी। तो ऐसे मेरी जो पूरी की पूरी दीवार थी ना, उस पे इतने सारे पेपर्स मैंने लगा लिए थे। अगर मेरे पास फ़ोटो होगी ना तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी आपके लिए, ताकि आप देख सको कि किस तरीके से मैंने अपनी दीवार को फिल किया हुआ था।
एंड मैंने हर यूनिट के अपने नोट्स बनाए हुए थे कि 10 पेज में मैंने पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म की हुई थी। सब कुछ नहीं लिखा, जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही थी उनको बार-बार रिवाइज़ करने के लिए मैंने वो नोट्स बनाए थे। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे नोट्स। तो इस तरीके के मेरे नोट्स हैं। मे बी आपको ना दिखे, मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी यहाँ पे। और एक चीज़ जो मैं और करती थी जिसने बहुत हेल्प करी है मेरी प्रिपरेशन में, वो थी कि जहाँ पे मैं रहती थी, मैं छत पे जाती थी और जो भी आज मैंने दिन में पढ़ा है वो सारा का सारा, जितना भी मुझे याद है वो सारा का सारा मैं चल के बोल बोल के रिवाइज करती थी। कोई नोटबुक नहीं देख। एंड जो आज मैंने पढ़ा है वो तो मैंने रिवाइज करा ही है, उससे पहले जो कल मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत मैं जितना भी मुझे रिकॉल हो पाता था ना, मैं उतना ज़रूर ट्राई करती थी। तो 2-3 घंटे में चल के वो चीज़ें रिवाइज करती। देन फाइनली एग्ज़ाम डेट आई, मैं गई एग्ज़ाम में बैठी, एग्ज़ाम दिया। और मैं सच बता रही हूँ, एग्ज़ाम दे के मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो नहीं होगा, मतलब ये वाली चीज़ भी गई। और बीच में एक चीज़ और भी हुई थी मेरे साथ, जैसे कि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, जब मैं दिल्ली चली गई थी ना, उस टाइम पे बीएड के फॉर्म्स भी निकले हुए थे। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो सारे बीएड के फॉर्म्स भर रहे थे। एंड मेरे घर से भी मेरे पापा ने फ़ोन किया था कि बीएड के फॉर्म्स निकल रहे हैं, तो बीएड में एडमिशन ले लो, साथ में प्रिपेयर करते रहना। बट पता नहीं क्यों मैंने डिसाइड किया कि मुझे बीएड में एडमिशन नहीं लेना, मतलब मुझे बीएड का फॉर्म भी नहीं भरना। अगर मैंने बीएड का फॉर्म भर दिया ना, तो मैं उतनी अच्छे से पढ़ाई, उतने फोकस से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी जितने अच्छे से मैं अब कर रही हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक चीज़ थी कि ये जो एग्ज़ाम है वो मुझे किसी भी हालत में क्लियर करना ही है, नेक्स्ट ऑप्शन रखना ही नहीं। तो मैंने अपने पापा को साफ मना कर दिया कि जिसको एडमिशन लेना है लो, जिसको नहीं लेना मत लो। मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे एडमिशन बीएड में नहीं लेना, मुझे यही करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और मेरा हो जाएगा। एंड जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं अपना सामान लेके घर पे आ गई। घर पे आने के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, सोचा भी नहीं कि होगा नहीं होगा, कुछ नहीं सोचा। एंड थोड़े दिन बाद आंसर की आती है, आंसर की देखने के बाद भी मुझे नहीं लगा था कि मेरा हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो था ही। फिर वापस से मैंने सोचा कि नहीं होगा तो दोबारा से पढ़ाई शुरू करती हूँ, क्योंकि बीएड के फॉर्म्स भी नहीं फिल किए थे। तो थोड़ी थोड़ी मैंने पढ़ाई वापस से शुरू कर दी थी। दोबारा से दूसरे अटेम्प्ट के लिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। तो थोड़े दिन के बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट मैं देखती हूँ। एंड रिज़ल्ट देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, क्योंकि मेरा जो नेट है वो क्लियर हुआ था, मेरा जो जीआरएफ है वो 0.2 मार्क्स से रह गया था। एंड मुझे इतना ज़्यादा रोना आया, मतलब वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। अगर आप ज़्यादा नंबर से रहते हो ना तो अलग बात होती है, एंड जो बच्चे पॉइंट से रहते हैं ना वो रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है एक्सेप्ट करना उस टाइम पे। एंड मैं इतनी ज़्यादा रोती हूँ, मेरी मम्मी उठ जाती है, मेरी मम्मी आती है एंड मेरी मम्मी मुझे कंसोल करती है, चुप कराती है कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो टाइम बहुत मुश्किल था। तो जब रिज़ल्ट आया उसके 2-3 दिन तक तो मैं सदमे में ही थी कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं करनी, ये है वो है। एंड उसके 3-4 दिन के बाद मैंने वापस से अपनी बुक उठाई कि पढ़ना है, अब तो बीएड में भी एडमिशन नहीं लिया तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने वापस से बुक उठाई, पढ़ना शुरू करा। तो लगभग 1 महीने तक मैंने पढ़ाई करी अपनी। एंड 1 महीने के बाद मेरे फ्रेंड का कॉल आता है मुझे कि सीएसआईआर ने एक और लिस्ट निकाली हुई है जिसमें मेरा रोल नंबर है, एंड उन बच्चों को भी वो फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। देन मैं चेक करती हूँ अपना रोल नंबर, तो वो जो लिस्ट थी वो थी NFOBC। तो NFOBC एक फेलोशिप होती है जो नेट वाले बच्चों को देता है CSIR। मे बी इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि CSIR और UGC कैसे फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उन्होंने एग्ज़ाम तो CSIR का दिया है, लेकिन उनकी जो फेलोशिप है वो UGC दे रही है। एंड बहुत सारी और भी फेलोशिप्स हैं जैसे NFOBC, NFSC, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो CSIR की होती हैं और हमें पता नहीं होता। तो जब मुझे दिखा अपना रोल नंबर, मैंने सारी चीज़ें चेक करी, मुझे सीरियसली मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा जीआरएफ क्लियर हो गया है। मतलब वो प्रॉपर जीआरएफ नहीं होता, लेकिन उसकी जो फेलोशिप होती है वो सेम होती है। उसी दिन मैंने अपनी किताबें वापस से बंद करी कि मुझे नहीं पढ़ना अब। एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी उस चीज़ को लेकर। इतना ज़्यादा जो टाइम, इतना ज़्यादा जो स्ट्रगल था,
मे बी जो बच्चे देख रहे हैं उनकी लाइफ में और भी ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है। एंड अप्रैल में मुझे पता चला था कि मुझे एनएफ ओबीसी फेलोशिप मिल रही है, एंड जुलाई में मैंने अपनी पीएचडी में एडमिशन ले लिया था। एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ माई जर्नी ऑफ CSIR नेट एग्ज़ाम। एंड या, आई वॉज हैप्पी एंड आई एम हैप्पी राइट नाउ। एंड वो चीज़ें याद करके भी इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब उस टाइम पे आपको फील होता है कि चीज़ें कितनी मुश्किल हैं, कितनी टफ है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, बट व्हेन यू अचीव दैट, उसकी खुशी, जब आप मेहनत करके किसी चीज़ को अचीव करते हो ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। एंड अब से 1 महीने के बाद दिसंबर 2025 CSIR नेट एग्ज़ाम होने वाला है। एंड जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अच्छे से जाना, स्ट्रेस मत लेना। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय।